आरक्षण 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 को लेकर अनेक तरह तरह की आपत्तियां हैं, तरह तरह की मांगें हैं। मंदिर में एक ही जाति के लिए आरक्षण होता है, एक ही जाति क्या तमाम मंदिरों में एक ही परिवार का वंशानुगत आरक्षण होता है। इसी तरह से भारतीय सामाजिक व्यवस्था में तमाम ऐसी जातियां हैं जिनके पेशे उनकी जाति से ही स्पष्ट होते हैं। उस परिवार के मेंबर उस काम को करना चाहें या ना करना चाहें, अगर कोई व्यक्ति उस जाति में जन्म ले लेता है तो उसे उस काम को करना ही होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। नाई बाल काटने का काम करता है, धोबी कपड़ा धोने का काम करता है, कहार बर्तन मांजने का काम करता है और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। जुलाहा कपड़े बुनने का काम करता है, अहीर दूध बेचने का काम करता है और कुर्मी खेती करता है। लोहार लोहे से हंसिया खुरपी आदि बनाने का काम करता है, बड़ी लकड़ी के सामान बनाने का काम करता है। चमार मरे जानवर की खाल उतारते हैं, ब्राह्मण मंदिर में पूजा करता है। क्षत्रिय का खेती की वसूली और युद्ध का काम था। युद्ध तो अब नहीं, लेकिन जमीन पर अभी भी अधिकार है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, हजारों की संख्या में जातियां हैं और उनकी जाति के मुताबिक उनका काम आरक्षित है। यह जाति के आधार पर आरक्षण है, सदियों से चला आ रहा है। B.R. अम्बेडकर जी कहते थे, हिंदू धर्म में पुजारियों की व्यवस्था खत्म हो जाए। अगर यह मुमकिन नहीं है तो इसे वंशानुगत ना रहने दिया जाए, यानी यह ना हो कि पुजारी का बेटा पुजारी बने। जो भी हिंदू धर्म में विश्वास रखता हो उसे पुजारी बनने का अधिकार है। ऐसा कानून बने कि सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा पास किए बगैर कोई भी हिंदू पुजारी ना बने और सरकारी सनद होने पर कोई आदमी पुजारी का काम कर पाए। ये B.R. अम्बेडकर का कथन है। जातीय आरक्षण के अलावा आधुनिक भारत में कुछ और भी आरक्षण हैं। रेल में सीटों का आरक्षण, हवाई जहाज में आरक्षण, होटल बुकिंग, धर्मशालाओं में आरक्षण, कहीं संगीत गोष्ठी में जाते हैं तो मंच पर सीटों का आरक्षण, अगली पंक्तियों में कौन बैठेगा उसका आरक्षण, क्रिकेट स्टेडियम में कमेंट्री रूम के पास कौन बैठेगा उसका आरक्षण, स्टेडियम की पंक्तियों के मुताबिक तमाम तरह के आरक्षण। दिलचस्प है कि इन आरक्षणों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठती। कहीं से कोई चू चपड़ नहीं करता कि अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है और वह निजी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन जाएगा तो वह जिसका इलाज करेगा वह जिएंगे या मरेंगे। फिलहाल अभी हम जातीय आरक्षण पर ही बात करते हैं। जातीय आरक्षण से बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर कोई इन जातियों में पैदा हो गया तो उसे जाति के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, चाहे उसकी रुचि हो या ना हो, उसे वही कार्य करना पड़ेगा। शास्त्रों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, ऐसा लिखा गया है कि जाति से हटे तो गड़बड़ हो जाएगी। जाति आधारित इन कार्यों से अगर किसी को तकलीफ है तो उससे कम उसके वर्तमान जन्म में उससे मुक्ति का प्रावधान नहीं किया है। हाँ, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अगर अपने मौजूदा जन्म में अपने लिए निर्धारित जातीय कर्म को निष्ठापूर्वक किया तो अगले जन्म में जातीय उन्नयन यानी प्रमोशन की संभावना है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार अपने काम को अच्छे से करता है तो अगले जन्म में उसका प्रमोशन हो सकता है, मतलब उसको दूसरी जाति में जन्म मिल सकता है। यह तो हुई धर्म की व्यवस्था। इसी में जाति व्यवस्था तय है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विराट पुरुष के मुँह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। दिलचस्प है कि कई 100 साल तक लोग इसे मानते भी रहे हैं। अपने पिछले जन्म के पापों का परिणाम मानकर दूसरों की सेवा करने से लेकर तमाम ऐसे कार्य करते रहे जिसे भारत में निम्न स्तर का माना जाता है। उसके लिए पारिश्रमिक की भी कोई खास व्यवस्था नहीं बनी। वजह यह रही कि वह करना जन्म से निर्धारित था। जन्म से निर्धारित काम करने में अगर उच्च तबका कुछ पारिश्रमिक रूप में दे देता तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो भी व्यक्ति को अपने जन्म के आधार पर काम करना ही होगा। अंग्रेजी शासन काल में शुरुआती शिक्षा पाने के बाद फुले ने ऋग्वेद को चुनौती दे डाली। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी महिला, चाहे वह जिस भी जाति धर्म की हो,
गर्भ धारण का एक ही तरीका है, एक ही अंग है जिससे बच्चा पैदा हो सकता है। मुँह से बच्चा पैदा होना असंभव है। और फुले ने गुलामगिरी नामक अपनी पुस्तक पर सवाल जवाब के रूप में उसको उजागर भी किया है। पुस्तक में वह आगे सवाल करते हैं, अच्छा वह गर्भ ब्रह्मा के मुँह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने बीतने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ नहीं बताया। फुले ने भारतीय सामाजिक संरचना की जड़ता को ध्वस्त करने का काम किया। महिलाओं, दलितों और शूद्रों की अपमानजनक जीवन स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। 1848 में उन्होंने पुणे में अछूतों के लिए पहला स्कूल खोला। यह भारत के ज्ञात इतिहास में अपनी तरह का पहला स्कूल था। फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1857 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जो आधुनिक भारत में लड़कियों का पहला स्कूल बना। हालांकि जाति व्यवस्था और उसके मुताबिक काम के आरक्षण का विरोध बहुत पहले से होता रहा है। संत कबीरदास, रैदास, तुकाराम समेत तमाम समाज विज्ञानी हुए जिन्होंने इस जाति आधारित आरक्षण का विरोध किया। हालांकि उससे थोड़ी बहुत सामाजिक चेतना जरूर आई, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं हुआ। आधुनिक भारत में सबसे पहले इस जाति आरक्षण पर महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने धावा बोला। अपने क्रांतिकारी कार्यों की वजह से फुले उनके सहयोगियों को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े, उन्हें बार बार गृह बदलना पड़ा। फुले की हत्या करने की कोशिश की गई, पर वे अपनी राह पर डटे रहे। अपने इसी महान उद्देश्य को संस्थागत रूप देने के लिए ज्योतिबा फुले ने 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। साथियों, इस तरह से आरक्षण इतिहास से चला आ रहा है। लगभग 3000 सालों से आरक्षण पर विभिन्न जातियों का अपना अपना काम बटा हुआ था। सभी को जाति के आधार पर काम आरक्षित किया गया था। ये कोई नई चीज़ नहीं है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप आरक्षण के इतिहास को समझें, आरक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फिर इस पर बात करें। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, ताकि हम सामाजिक सुधार की जो मुहिम चल रही है इसको आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, जय ओबीसी, जय संविधान। साथियों।